विस्तार पूरे करें। देश की इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, कल्चर, फार्मिंग सब में सीख के आया, लेकिन अब सुल्तानपुर को अगर आपको समझना है तो सुल्तानपुर को भी सेम पैरामीटर पे समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिलीजन अलग तरीके से काम करता है, यहाँ की एजुकेशन का स्तर बहुत अलग है, यहाँ पे आइडियोलॉजीज बहुत अलग है, यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत अलग है, यहाँ की फार्मिंग अलग है, पूरी मतलब पूरी डाइवर्सिटी इसकी बहुत अलग है। अब सुल्तानपुर की बात करते हैं तो वही है कि 5 विधानसभा अपने पास में है, जिसमें 6.5 लाख घर हैं, टोटल 38 लाख से ज्यादा इसकी जनसंख्या है, 1750 गांव हैं, और इन सभी गांवों में जाके पैदल चल चल के अब लोगों को अपने साथ संगठित करना और संगठित करते हुए पर्यावरण की तरफ लेके जाना, जिसमें हम वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, ट्री प्लांटेशन और हेल्थ को साथ साथ में रोजगार की तरफ स्किल एजुकेशन को प्रमोट करना, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो पाए, फाइनेंस फियर खत्म कर पाए और एक्सप्लोर करते हुए सोसाइटी की लाइफ, सोसाइटी में वैल्यूज ऐड कर काम करें। दस्तक भारत के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को पर्यावरण को लेकर के या अन्य कोई संदेश? मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, जिसकी प्रकृति जिंदा है उसकी संस्कृति जिंदा है, जिसकी संस्कृति जिंदा है उसका सम्मान जिंदा है, जिसका सम्मान जिंदा है उसका संकल्प जिंदा है, और जिसका संकल्प जिंदा है वही किसी बड़े काम को लेके संकल्पित हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप प्रकृति के साथ जोड़ना शुरू करेंगे, आपकी जो तीसरी आंख है ना, ये खुल जाएगी, और खुलते ही आप वो देखना शुरू करेंगे जिसको आप अभी तक कभी देखे ही नहीं है, क्योंकि आपके जीवन की शुरुआत ही प्रकृति के साथ होती है, और ज्ञान भी आपको जो सबसे पहले मिलने वाला है वो प्रकृति के आसपास से कहीं ना कहीं भ्रमण कर रहा है। आपका जीवन का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। बोला जाता है इफ यू लव ए ट्री यू विल बी मोर ब्यूटीफुल देन बिफोर। अगर आप किसी पेड़ से प्यार करते हैं तो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं या फिर होने लगते हैं, आपका पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आज जो एक समय था कि जहाँ पे हरित क्रांति का समय था, आज है पर्यावरण में क्रांति लाने का। आप आइए मिल के एक दिन ही सही बट अपनी धरती माँ को अपना जीवन समर्पित करिए। संडे की सुबह उठिए, किसी ने पेड़ लगाया तो उसके पेड़ में पानी डाल दीजिए। नहीं कुछ कर सकते तो मेरे साथ में आइए, एक मिलके पेड़ लगाते हैं। हम आपके घर आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपके गांव में आके आपके साथ मिलके पूरे गांव को समझाएंगे, एम्पावर करेंगे और आप सबके साथ मिलकर सुल्तानपुर के भविष्य को बचाने का काम करेंगे। मुझे बहुत जरूरत है क्योंकि मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं शून्य हूँ। अगर आपके पीछे लगूंगा तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी और शायद सुल्तानपुर के अस्तित्व को बदलने के लिए मैं काम कर पाऊंगा। तो आइए मिलके एक राष्ट्र निर्माण के लिए, धरती माँ के लिए, अपने सुल्तानपुर के भविष्य को बदलने के लिए काम करते हैं। भारत जो है गांव का देश है। गांव में भी प्रतिभाएं निवास करती हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में लोग हुनरमंद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं या परिस्थितियां हैं कहीं न कहीं से सरकार की तरफ से नजरअंदाज है, जो प्रतिभाएं जो हैं सार्वजनिक नहीं हो पाती हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसे युवा शख्स मौजूद हैं जिन पर ये लाइनें सटीक बैठती हैं कि कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। आपने ऐसा कार्य कर दिखाया है जो सुल्तानपुर जिले के ही लाल नहीं, देश के लाल के रूप में जाने जा रहे हैं, उभर कर सबके सामने आए हैं, जिन्होंने करीब 2 वर्ष में 16,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा, वंदे भारत यात्रा के नाम से इन्होंने की है। पैदल चले हैं। इस जाड़ा, गर्मी, बरसात को आपने खूब झेला है, संघर्ष किया है, लेकिन वो भी किसी निजी स्वार्थ में नहीं। आपने यह कार्य जो है पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के, उसकी जागरूकता को लेकर के ऐसा कदम बढ़ाया है। जिस प्रांत में गए हैं आपने करीब 2 दर्जन प्रांत प्रदेश में आपने एंट्री की है। वहां के मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, राज्यपाल से भी मिलने की कोशिश की है, या यूं कहे लोगों ने स्वागत किया है वहां पर कि इन्होंने जो है पर्यावरण संरक्षण को लेकर, सुरक्षा को लेकर के, जो कि मीडिया की सुर्खियों में भी आता रहा है कि आगामी वो दिन दूर नहीं जो करीब 1 दशक के अंदर पर्यावरण इस कदर बिगड़ेगा कि फिर संभाल पाना मुश्किल होगा। जिसको लेकर के जिस प्रांत में भी आप गए हैं वहां पर आपने पौधरोपण भी किया है, वहां पर आपने सेमिनार भी किया है। तो आइए वो जो शख्स हैं आज हमारे दस्तक भारत पर हैं, और उनका नाम आशुतोष पांडे जी है, जो अपने सुल्तानपुर जनपद के हाजी पट्टी गांव के, जो दुबेपुर ब्लॉक में संभवतः आता है, वो वहां के रहने वाले हैं। आपके पिता राजेंद्र प्रसाद पांडे जो तहसील सदर में कार्यरत हैं। तो ऐसे आशुतोष पांडे हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, आपका दस्तक भारत में स्वागत है। धन्यवाद सर। आप क्या कुछ, कैसे आपने पढ़ाई, पहले ये बताइए कि आपने पढ़ाई क्या की है, थोड़ा ये जान लिया जाए आपके बारे में। मेरी प्रिपरेशंस 2017 और 18 की बैच में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने पीसीएम से नॉन मेडिकली अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था, और दिल्ली पहुंचने के बाद हमने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी एग्जामपुर, जिसके आज 19 मिलियन सब्सक्राइबर है टोटल यूट्यूब के ऊपर। तो उनके साथ हमने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लीड करना शुरू किया, जिसका मैं बिजनेस हेड रहा।
फिर मैं चला गया जयपुर, और जयपुर जाके नीम्स यूनिवर्सिटी के लिए मैंने 1 साल काम किया। माई लास्ट सैलरी वॉज 90,000 सैलरी थी मेरी जब मैंने अपनी जॉब रिजाइन करी। और 29 नवंबर को मैंने अपनी जॉब रिजाइन करके 4 दिसंबर 2022 को मैंने अपनी पदयात्रा शुरू करी। शुरू करने का जो मेन कारण था, क्लाइमेट पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है, लेकिन जो मेन कारण था कि कोविड काल में मेरे 2 दोस्त थे जिनकी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से डेथ हो गई थी। जब उनकी डेथ हुई उस टाइम एक चीज समझ में आया था, जिस पैसे के पीछे आप भाग रहे हैं, आने वाले कल में अगर क्लाइमेट पूरी तरीके से खत्म हुआ, आपकी बेसिक नेसेसिटी एयर, वाटर, फूड अगर पूरी तरीके से कोलैप्स करी, तो आप अपनी जिंदगी नहीं सर्वाइव कर सकते, और शायद ये पैसा उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाएगा। लेकिन यात्रा के दौरान या शुरू में हम ये कहें कि प्रेरणा क्या वही कोरोना काल से ही मिली, या कोई ऐसे गुरु जी मिले, या ऐसे कुछ ऐसे मार्गदर्शक लोग मिले जिनको लेकर के आपने पर्यावरण की शुरुआत की यात्रा के? हमेशा से मेरे साथ एक चीज रहा है कि मेरी माता जी ने हमेशा से कहा कि आशुतोष आपके पास आपकी 2 माएं हैं, एक जिसने आपको 9 महीने पेट में रखा, जन्म दिया, और एक जिसने जन्म देने के तुरंत बाद आपको ऑक्सीजन दी, पानी दिया, खाना दिया। आप हमेशा से समाज की तरफ बड़े हो रहे थे तो देख तो रहे थे, लेकिन रीजन कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि वहां से आपका पूरा परसेप्शन चेंज हो जाता है जब आप अपने दोस्तों को मरते हुए सिर्फ ऑक्सीजन के लिए देखेगा। आप उनको, वो मर गए और आप चाहे के भी ऑक्सीजन 5 लाख रुपए की नहीं खरीद पाए और 2 बेड नहीं मिल पाया, तो दैट टाइम आप रियलाइज कि कुछ भी कर लीजिए आप, पैसे से आप अपनी मैटेरियलिस्टिक चीजें तो बचा सकते हैं, बट आपकी जो रियलिस्टिक चीजें हैं, एयर, वाटर, फूड, उसको आप कभी भी रिक्रिएट नहीं कर सकते। उसको आप सिर्फ उसके लिए आप कंप्लीटली अगर डिवोटी होकर उसको बचा सकते हैं, उसकी तरफ आप समर्पित हो सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे साथ में आने वाली जनरेशन पूरी तरीके से खत्म होती हुई दिखाई देगी। जैसे कि आप देखेंगे, एक्सपेक्टेड जो हमारा डेटा है बोलता है 2032 तक आपके पास जितने बर्ड्स हैं, वो बर्ड्स आपको 75% खत्म होते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर का रेशियो होगा वो 54 डिग्री सेल्सियस के समथिंग पहुंच चुका होगा, और एक बर्ड्स ऑन एन एवरेज 32 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल सकता है। और आज आप रिसेंटली बात करें तो 49 डिग्री सेल्सियस आपके पास में है। जब हम बात करते हैं 1952 में, तो 1952 में भारत की जब पहली जनगणना हुई तो तब भारत की जो टोटल जनसंख्या थी केवल 36 करोड़ लोग थे, बट अभी हमारे पास में 142 करोड़ लोग हैं। उस टाइम पेड़ ज्यादा हुआ करते थे, पॉपुलेशन कम थी, आज पॉपुलेशन ज्यादा है, पेड़ कम हो चुके हैं, हम सर्वाइविंग स्थिति से भी नीचे आ रहे हैं। आपके पास में 33% का सर फॉरेस्ट रिजर्व हुआ करता था, जो सिर्फ 4% का बचा है, और उस 4% मतलब 29% के फॉरेस्ट रिजर्व में से आप देखेंगे इनको काट के तो कंस्ट्रक्शन करके हमने अर्बनाइजेशन बिल्ड कर दिया, या तो हमने लैंड एक्वाइजिशन पे जाके हमने फूड प्रोडक्शन करना शुरू किया। अब 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक, जब 1952 की बात करते हैं तो वहां पे जब अर्बनाइजेशन हमारा देश का हुआ करता था वो केवल 18% का था, बट अभी हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो 36.6% पहुंच गया। 2040 तक ये 52 डिग्री सेल्सियस 52 डिग्री मतलब 52% के समथिंग पहुंच जाएगा। और अगर ये 52% के आसपास पहुंचता है तो आपका जो आपने बोला शुरू में कि ये देश गांव का देश, मतलब गांधी जी ने बोला था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, वो आत्मा ही खोखली हो जाएगी तो देश कैसे सरवाइव करेगा। ये सबसे पहले युवाओं को विचार करने का कहीं ना कहीं इस पे तरफ सोचना चाहिए एक बार। आप ये जो पैदल यात्रा किए हैं लगभग 16,000 किलोमीटर, तो किन किन राज्यों में गए हैं, किन से मुलाकात हुई, कितना पौधरोपण किया? जैसे कि एक आपके तरफ से पोस्टर जारी था कि जो है 21 राज्य और इतने किलोमीटर, 56,000 तो क्या वहाँ सेमिनार में क्या लोगों को आपने टिप्स दिया? जी, सबसे पहले मैं बात आपके पहले सवाल को लेता हूँ, कौन कौन से राज्य, जिसमें से मेरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, फिर मैं उत्तर प्रदेश आया, जिसमें मेरे टोटल 2250 गाँव हुए। और उसके साथ हमने 97 जिले के माननीय जिलाधिकारी को मिलकर ज्ञापन दिया, साथ ही 21 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री, शिक्षा मंत्री को मिलकर हमने ज्ञापन दिया। इसके बीच में हमने 1.5 लाख बच्चों का सेमिनार लिया, जिसमें 1050 हमने स्कूल सेमिनार्स किए और 56,000 से ज्यादा हमने पेड़ लगाए, जिसमें हमने गाँव को, स्कूल्स को और मंदिरों को सम्मिलित किया। बाकी देश के 750 ज्यादा एनजीओ मेरे साथ में इस मिशन में जुड़े। मेरा जो कंसर्न था वो था एक एजुकेशन पॉलिसी लाने का। जब मैं किसी भी स्कूल्स में गया या फिर किसी भी चीफ मिनिस्टर से मिला तो मैंने कहा कि सर एक एजुकेशन पॉलिसी लानी चाहिए, क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में जब बच्चा हमारा स्कूल जाता है तब हम बच्चे को स्कूल की तरफ से एक पेड़ दें, बच्चे उस पेड़ को प्लांट करे, उसकी 1 साल की ग्रोथ के बिहार पे आप उसको बोनस मार्क्स दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसको कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी में सर्व कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया के पास में 20 करोड़ का यूजर बेस है क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में, जिसका कंट्री में 0% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ना ही इकोनॉमिकली कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ना ही फिजिकली कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ना ही एजुकेशनली कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहा है। जब जो हमारा 20 करोड़ का यूजर बेस है, जो फ्यूचर को डिसाइड करता है, जो बहुत बड़ी लेयर है जो ऊपर आने वाली है, जब वो मानसिक रूप से कंप्लीटली पैरालाइज हो जा रही है, वो कैसे कंट्री में कंट्रीब्यूट कर पाएगी? जब आप उसको सोसाइटी ओरिएंटेड बना ही नहीं रहे, उसको सेल्फ ओरिएंटेड बना रहे हैं, मार्क्स ओरिएंटेड, फेम ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड। तो मेरा कंसर्न इस था कि एक पॉलिसी लाई जाए। दूसरा, जब बच्चों से हमारी बात होती थी तो इसी चीज पे बात होती थी कि बेटा हमारे पास हमारी 2 माएं हैं,
एक जिसने हमें 9 महीने पेट में रखा, जन्म दिया, और एक जिसने जन्म देने के तुरंत बाद हमें ऑक्सीजन दी, पानी दिया, खाना दिया। आज आपकी दूसरी माँ पूरी तरीके से खोखली हो गई है। अगर आपको सबसे पहले कुछ अभी बचाना है, सरकार ने भी एक माँ पेड़ के पेड़ माँ के नाम, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और जब मैं हिमाचल प्रदेश पहुंचा तो वहां पे उन्होंने, मेरे पहुंचने के बाद उन्होंने इस चीज का अनाउंस किया था, और मैं बहुत खुश हुआ था, क्योंकि मैं चाहता था प्रधानमंत्री इतने बड़े मतलब इतना उनका पूरे दुनिया में इतना बड़ा फेस है, अगर वो बात करते हैं माँ का तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं उसकी चर्चा चलती है। और जब हम माँ से किसी चीज को जोड़ देते हैं तो वहाँ पे बच्चे में एक इमोशन जनरेट होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज को लिया और समझा कि देश, ये देश है, इमोशनल देश रहा है, भारत प्रेरणा का देश रहा है, ये बहुत इमोशनल है, इसको इमोशन के साथ जोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी। जैसे आप गए 21 प्रदेश में, तो ज्यादातर प्रदेश तो हिंदी भाषी प्रदेश रहे, कुछ ऐसे प्रदेश रहे जिनकी भाषा दूसरी रही, वहाँ की लोकल भाषा रही, वहाँ तो आपको समझाने में थोड़ा ज्यादा टिपिकल। हाँ बिल्कुल, आप क्या करते हैं, आप जब रूरल में पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे तो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, बट अगर आप अर्बन में पहुंचते हैं तो उनको इजीली आप उनके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट वहाँ पे लैंग्वेज के साथ में प्रॉब्लम थी। बट टाइम के साथ क्या होता है कि आपके पेपर आर्टिकल्स पब्लिश हुए, आपने स्कूल सेमिनार्स किया, बहुत सारी चीजें रही, तो उसके माध्यम से आपके बॉडी के सारे पार्ट्स काम करना शुरू कर देते हैं। और जब आप जिस परिस्थिति में रहते हैं वहाँ पे अपने आप को ढालना शुरू कर देते हैं। चैलेंजेस थे, बट वहीं पे सबसे ज्यादा सीखने का मौका था। क्योंकि जब मैं तमिलनाडु पहुंचता हूँ तो तमिलनाडु में देखता हूँ, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट मिला जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट स्टेट बोल सकते हैं, जो किसी भी स्टेट पे डिपेंड नहीं है। वहां का बंदा आईआईटी करके आ रहा है बट आके फार्मिंग कर रहा है। हमारे यहाँ का बच्चा पढ़ता है सिर्फ नौकरी मांगने के लिए। तो दोनों में फर्क है, दोनों की आइडियोलॉजी में फर्क दिखाई दिया। जब आप कर्नाटका पहुंचते हैं तो आप कर्नाटका में देख रहे हैं वहाँ का कल्चर, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का इन्वायरमेंट। आपके यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस जब हुआ करता था, वहाँ पे केवल 32 डिग्री सेल्सियस था। आप उस सिलिकॉन वैली बोला जाता है बैंगलोर को, उनके पास में टेक है, उनके पास में इन्वायरमेंट है, उनके पास में कल्चर है, बट हमारे पास में क्या है, हम उनकी चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। वो अपनी बेसिक चीजों को बहुत पकड़ के रखे हैं। आज भी वो अपने लुंगी में चल रहे हैं, कुर्ता पहने हुए हैं, और अपने कल्चर को मेंटेन करते हुए अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जा रहे हैं, अपने यूथ को एम्पावर कर रहे हैं। अपने यहाँ विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, वहां विमेन फियरलेस की बात होती है। दोनों में बहुत फर्क है सर। जो मैं यहाँ पे मैंने समझा, मुझे किसी ने कहा कि आपकी माँ ने आपको पैदा किया, बोला हाँ। तो जब बोली जब आपकी माँ ने आपको पैदा किया, पैदा करके इतना बड़ा किया, इतना कुछ आपके अंदर डाल दिया, तो आप कैसे किसी लड़कियों को एम्पावर कर सकते हैं? आपकी माँ सिर्फ पैसे से परेशान थी, क्योंकि उसके पास में इकोनॉमिकल कंडीशन उसकी डैमेज थी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाती थी। इसलिए विमेन एम्पावरमेंट की नहीं, क्योंकि आपकी माँ ने आपको एम्पावर किया है। आप विमेन फियरलेस की बात करिए, क्योंकि बच्चियों को अगर सामने आना है तो उनको सबसे पहले इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करिए, और फिर उनको बोलिए समाज के जो क्रूरतियां हैं उसको खत्म करें। तो मुझे लगता है साउथ ने बहुत कुछ सिखाया मुझे वहां से। आपने इतनी लंबी पैदल यात्रा करी है, जो देश के हर वर्ग के लोग या ज्यादातर जो समाज सेवी लोग हैं, नेता हैं, सब आपका स्वागत कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। लेकिन कहाँ तक आप इस पर यकीन करते हैं, या हमारा तर्क है कि चिकित्सक के कहने पर लोग टहलना नहीं चाहते, पैदल चलना नहीं चाहते हैं। आपके इस संदेश को कहाँ तक लोग साकार करेंगे, आत्मसात करेंगे? अब यहाँ पे एक बहुत छोटी चीज आएगी सर, मैं किस एज ग्रुप को पकड़ रहा हूँ। 25 साल के ऊपर व्यक्ति से मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि वो बिना पूछ के जानवर हैं, मैं उनसे बात ही नहीं करता। मैं कहता हूँ कि पृथ्वी पैदा ही हुए पृथ्वी को खत्म करने के लिए। 16 साल से लेके 22 साल के बच्चों को पकड़ना, जिसको अभी ये समझ में आ रहा है कि मेरा भविष्य संकट में है, आप उसको ये रियलाइज करवाने में कामयाब हो पाए कि बेटा वी हैव टू मदर्स, फर्स्ट आवर बर्थ मदर एंड सेकंड आवर अर्थ मदर। तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ डिवोटी हो रहा है। आज मुझे जो लोग फॉलो करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो मुझे 5 लाख से ज्यादा जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उसका एज ग्रुप अगर आप जाके देखेंगे तो 85% लोग 16 से 25 साल के बीच में। क्योंकि मैंने उस कैटेगरी को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, और वो सब पेड़ लगाते हैं और डेली मुझे मेंशन करते हुए लिखते हैं कि भैया मैंने आज अपने हाथ से जमीन पे एक जिंदगी दी है। तो आपको वो जो मेरा 20 करोड़ का यूजर बेस है ना, मुझे उसको इन्फ्लुएंस करना सर, क्योंकि अगर वो एम्पायर खड़ा हो गया तो देश की रूपरेखा बदल जाएगी। देश की इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, कल्चर, फार्मिंग सब मैं सीख के आया। लेकिन अब सुल्तानपुर को अगर आपको समझना है तो सुल्तानपुर को भी सेम पैरामीटर पे समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिलीजन अलग तरीके से काम करता है, यहाँ की एजुकेशन का स्तर बहुत अलग है, यहाँ पे आइडियोलॉजीज बहुत अलग है, यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत अलग है, यहाँ की फार्मिंग अलग है, पूरी डाइवर्सिटी इसकी बहुत अलग है। आप सुल्तानपुर की बात करते हैं तो वही है कि 5 विधानसभा अपने पास में, जिसमें 6.5 लाख घर हैं, टोटल 38 लाख से ज्यादा इसकी जनसंख्या है, 1750 गांव हैं, और इन सभी गांवों में जाके पैदल चल के अब लोगों को अपने साथ संगठित करना, और संगठित करते हुए पर्यावरण की तरफ लेके जाना, जिसमें हम वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, ट्री प्लांटेशन और हेल्थ को साथ साथ में रोजगार की तरफ स्किल एजुकेशन को प्रमोट करना, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो पाए, फाइनेंस फियर खत्म कर पाए, और एक्सप्लोर करते हुए सोसाइटी में वैल्यूज ऐड कर पाए, उसके लिए काम करेंगे। इस सोशल मीडिया के जमाने में आपको खोज पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जबकि मैंने खुद बड़े मुश्किल से आपको खोजा है या ढूंढ पाए हैं।
तो आप अपना कोई नंबर या यूट्यूब पे आपका क्या आईडी है, इस तरह कुछ आप हमारे चैनल के जरिए। हाँ, आशुतोष मोटिवेशन से मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरी आईडी है। आशुतोष मोटिवेशन पे आप सब मुझे जा सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और रही बात नंबर की, तो मैं बहुत जल्दी अपना एक ऑफिशियल नंबर रिलीज करने वाला हूँ, जिसमें मेरी कुछ टीम है, जो मेरी खुद की ऑफिस होगी, जहाँ पे हम लोग इसके लिए काम करने वाले हैं। तो हमारी ऑफिशियल नंबर रहेंगे, जिसपे आप किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप सेवा दे सकते हैं, और हम सब मिल के सुल्तानपुर के भविष्य को बदलने के लिए काम करेंगे। दस्तक भारत के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को, पर्यावरण को लेकर के या अन्य कोई संदेश? मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, जिसकी प्रकृति जिंदा है उसकी संस्कृति जिंदा है, जिसकी संस्कृति जिंदा है उसका सम्मान जिंदा है, जिसका सम्मान जिंदा है उसका संकल्प जिंदा है, और जिसका संकल्प जिंदा है वही किसी बड़े काम को लेके संकल्पित हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप प्रकृति के साथ जोड़ना शुरू करेंगे, आपकी जो तीसरी आंख है ना, ये खुल जाएगी, और खुलते ही आप वो देखना शुरू करेंगे जिसको आप अभी तक कभी देखे ही नहीं है। क्योंकि आपके जीवन की शुरुआत ही प्रकृति के साथ होती है, और ज्ञान भी आपको जो सबसे पहले मिलने वाला है वो प्रकृति के आसपास से कहीं ना कहीं भ्रमण कर रहा है। आपका जीवन का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। बोला जाता है, इफ यू लव ए ट्री यू विल बी मोर ब्यूटीफुल देन बिफोर। अगर आप किसी पेड़ से प्यार करते हैं तो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, या फिर होने लगते हैं, आपका पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आज जो एक समय था कि जहाँ पे हरित क्रांति का समय था, आज है पर्यावरण में क्रांति लाने का। आप आइए, मिल के एक दिन ही सही बट अपनी धरती माँ को अपना जीवन समर्पित करिए। संडे की सुबह उठिए, किसी ने पेड़ लगाया तो उसके पेड़ में पानी डाल दीजिए। नहीं कुछ कर सकते तो मेरे साथ में आइए, एक मिलके पेड़ लगाते हैं। हम आपके घर आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपके गांव में आके आपके साथ मिलके पूरे गांव को समझाएंगे, एम्पावर करेंगे, और आप सबके साथ मिलकर सुल्तानपुर के भविष्य को बचाने का काम करेंगे। मुझे बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं शून्य हूँ। अगर आपके पीछे लगूंगा तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, और शायद सुल्तानपुर के अस्तित्व को बदलने के लिए मैं काम कर पाऊंगा। तो आइए मिलके एक राष्ट्र निर्माण के लिए, धरती माँ के लिए, अपने सुल्तानपुर के भविष्य को बदलने के लिए काम करते हैं। तो ये थे युवा शख्स जिन्होंने जो है पर्यावरण को लेकर विस्तृत हमारे साथ वार्ता की और बताया कि हर किसी को एक पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगा है तो उसकी सिंचाई करनी चाहिए। तो इनसे हमको सबको सीख लेनी चाहिए, और पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा के लिए जो जागरूक कर रहे हैं उस संदेश को हम सबको आत्मसात करना चाहिए। फिर मिलते हैं विशेष खबरों के साथ, बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।